हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं आज के मतदान पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अनुभव चक हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुभव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने ग्रामीण महिलाओं की बात सुनी, उनकी कई सारी शिकायतें पहली तो बच्चों को लेकर ही है कि स्कूल नहीं खुले हैं, 2 साल से ऊपर का समय हो गया, एक बड़ा गैप आ चुका है। फिर रोजगार की बात कर रही है, फिर राशन की बात कर रही है कि ठीक है राशन सरकार ने दिया, आपने भी इसका काफी प्रचार प्रसार किया है, लेकिन खाली राशन देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जो खाना पकाने का तेल है उसी की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शायद आपको परेशान कर रहे हैं इस चुनाव में। देखिए अखिलेश जी, जहां तक बात आप बच्चों की, हमको भी पता है त्रासदी आई थी, उस कारण बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, उनका बचाव करने के लिए पर्सनली स्कूल बंद करना पड़ा। और जैसे जैसे कोविड ठीक होता जा रहा है, चरणबद्ध तरीके से खुलते जा रहे हैं और 14 तारीख से बच्चों के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। जहां बात रोजगार की आती है, हमारी सरकार ने प्रयास करा जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करे जा सके, उसका प्रयास करा गया और उसका लाभ भी हमको मिल रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति की अपेक्षाएं पूरा करना असंभव है कि रोजगार के अवसर सरकारी नौकरियों के माध्यम से इस देश के अंदर 4% लोगों के लिए उपलब्ध है, तो बाकी 96% लोगों को रोजगार के सरकारी तरीके से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से नहीं दिए जा सकते हैं। और रही बात जो महंगाई की, उसके बारे में भी ये बात कहना चाहता हूँ, कोविड का इम्पैक्ट सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में पड़ा है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस महंगाई में जिस तरीके से हमारी सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने का महीने में 2 बार प्रयास करा है, किया गया है लोगों को। समस्या आ रही है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सप्पल साहब आपके पास आना चाहेंगे। आपने भी सुना होगा इन महिला मतदाताओं की राय। ग्रामीण महिलाएं हैं, काफी खुलकर के उन्होंने अपनी बात रखी है, किसी बात का संकोच उन्होंने नहीं किया, जो परेशानी है, समस्याएं वो बताई हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो ऐसा नहीं है, कई अन्य राज्यों से भी इसी तरह की बातें महिलाओं की ओर से सुनने को आती हैं। ये बार बार कहा जाता है कि एक महिला मतदाताओं का बड़ा वर्ग है, 50% आबादी हमारी आबादी में से उनकी है, वो अपनी बातें खुलकर नहीं कहती हैं, लेकिन चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखिलेश जी, मैंने भी सुना और काफी खुल के उन्होंने बात की। और हम जहां भी चुनाव में गए हैं, इस चुनाव में मुद्दा ही महंगाई और बेरोजगारी है। बीजेपी के राज में ये बात वो पता नहीं क्यों नहीं उनको समझ में आ रही है कि हर हफ्ते करीब 92,000 नए बेरोजगार पुरानी फौज में जुड़ रहे हैं और देश के आधी आबादी इस समय बेरोजगार है। और ना सिर्फ लोगों की बात कर रहे हैं जो युवा, बल्कि दुकानदार देख लीजिए, उनके दुकानों पे जो हालत हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, हर लेवल पर इस समय दिक्कत है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या इस समय देश के अंदर बनी हुई है। और जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई पे ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी एक वजह है। क्योंकि ये सरकार ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बजाय लगातार जो पिछले 8 साल में अप्रोच ली है, वो टैक्स के थ्रू ली है कि आप लगातार पेट्रोल पे, डीजल पे टैक्स बढ़ाते जाइए, अपने खर्चे निकालते जाइए। तो खर्चे तो सरकार के निकलते गए, लेकिन टैक्स बढ़ने का, खासतौर पे पेट्रोल डीजल टैक्स बढ़ने का जो रिपल इफेक्ट है, वो आज पूरा देश भुगत रहा है। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई है, इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे रोकें। जो सरकार मजबूत सरकार के नारे के साथ शुरू हुई थी 2014 में, अब वो पॉलिसी लेवल पे बड़ी मजबूर सरकार बन गई। ठीक है, तो इसलिए ये बात जनता में भी हम लोग देख रहे हैं और वो जनता इस पे त्राही त्राही कर रही है। ठीक है, उमाकांत लखेड़ा जी को इस चर्चा में लाना चाहूंगा। उमाकांत जी, आपने भी सुना होगा महिला मतदाताओं की बात। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि गांव में पक्का मकान दिया गया है, राशन दिया गया है, इसके अलावा गैस दी गई है, चूल्हे दिए गए, ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आप राशन दे रहे हैं लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है, खाना पकाने का जो तेल है उसकी कीमत महंगी होती जा रही है, तो ऐसे में क्या ये नाराजगी आपको लगता है कि भारी पड़ सकती है सत्तारूढ़ दल को? नहीं, मैंने देखा आपके रिपोर्टर्स की, उन्होंने बहुत जेन्युइन एक बाइट ली है और सप्पल साहब ने भी बहुत अच्छी बात बोली है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मुरादाबाद आधे घंटे पहले मुरादाबाद के एक वोटर से बात हुई। वो उनका परिवार जो है भाजपा से जुड़ा हुआ परिवार है। उनका कहना था मेरे को कि सर, कोई भी सरकार आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी आए, चाहे भाजपा योगी जी वापस आए, महंगाई कम होनी चाहिए। और महंगाई अगर कम नहीं होगी तो आम आदमी मर जाएगा, तबाह हो जाएगा।
क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि लोगों के जिंदा रहने की जो कीमत है वो इतनी ज्यादा हो गई है, जिंदा रहना इतना महंगा हो गया है कि उसका नतीजा है कि अभी जो आंकड़े आए थे कि लोगों ने कहा कि इससे अच्छा है कि हम आत्महत्या कर ले। पिछले 2-2.5 साल से लॉकडाउन, नोटबंदी के बाद जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक समस्याएं लोगों की लेकिन बड़ी लखेड़ा हैं, साहब, लोग अभी गांव से आपने शहर में वित्त आए। मंत्री जी। को सुना होगा, संसद में उन्होंने इस पे विस्तार से बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, आप अन्य देशों का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर महंगाई की जो दर है ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। उसकी तुलना अगर आप भारत से करें तो भारत में महंगाई के जो आंकड़े हैं कम से कम वो नियंत्रण में हैं। ये वित्त मंत्री का दावा था। देखिए, कम से कम, हाँ बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है और याद भी दिलाया कि निर्मला सीतारमण ने जो कुछ कहा। देखिए, हमें ये बात बहुत साफ तौर पर माननी चाहिए कि भारत अमेरिका नहीं है। अमेरिका ये दावा नहीं करता, या वहां के रूलर या वहां के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, किसी भी पार्टी को ये दावा नहीं करते कि हम 80% जनता का पेट भर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो बाइट आप लोगों ने दिखाई, उसमें कहा कि क्या राशन से ही सब कुछ होता है? आप 200 रुपए लीटर, 225 रुपए, 29 रुपए लीटर अगर सरसों का तेल मिल रहा है, जो बुनियादी जरूरत होती है घर की, अमीर हो गरीब को, झुग्गी बस्ती में, झोपड़ी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, सरसों का तेल उसकी न्यूनतम जरूरत है। और आज सरसों के तेल की कीमत 219 रुपए। ये जरूरी नहीं है कि ये जो सरसों की जो लागत जो बाजार में मिल रही है, इसका फायदा किसान को मिला। बात हम ठीक से सुन नहीं पाए थे। अनुभव जी, आपने सुना होगा, सप्पल साहब को भी, उमाकांत लखेड़ा जी को भी, दोनों ये कह रहे हैं कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो सत्तारूढ़ पार्टी को बेहद परेशान कर सकता है। और वो ये साफ तौर पर दावा भी कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं। आपको डर नहीं है कि इसकी नाराजगी जो है वो चुनाव में देखने को मिल सकती है, आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए अखिलेश जी, कांग्रेस जिस तरफ चुनाव को दिखाना चाह रही है, जमीनी लेवल पे चुनाव ऐसा हमको नहीं दिखाई दे रहा। हमने जो गांव गांव घूम रहे हैं, हम लोग शहर शहर प्रचार कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि चुनाव सुरक्षा के मुद्दे पर है, चुनाव गुंडा मुक्त शासन के मुद्दे पे है, चुनाव अपराध मुक्त शासन के मुद्दे पे है। जिस तरीके से पिछली सरकारों में शहरों में, गांव में रहने वाले जब घर से निकलते थे और घर वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, उसको इस बात का खतरा महसूस होता था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उसने अपने आप को सुरक्षित पाया है। बड़े बड़े माफिया जो मूछे ऐंठते घूमते थे, उनको व्हील चेयर पे देखकर उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत महसूस हुई है। जो उत्तर प्रदेश को गोलियों से तड़तड़ाते रहते थे, अतीक अहमद जैसे, उनके घरों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बुलडोजर चलते देखा है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से राहत महसूस कर रही। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अच्छी है, और जब हम सुरक्षित रहेंगे तब हम रोजगार या और चीजों के बारे में हम बात कर पाएंगे। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रही है, अपराध मुक्त शासन सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रही है, दंगा मुक्त शासन सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रही है। और रही बात महंगाई की, तो लगातार सरकार प्रयासरत है। भी पूछा जाएगा, इस पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता से और वरिष्ठ पत्रकार से चर्चा होगी कि क्या सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे जो है ये पीछे चले जाते हैं चुनाव के वक्त पर। लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण महिलाएं हैं बाहर निकल करके न सिर्फ वोट डालने के लिए आ रही है बल्कि अपने मुद्दे भी गिना रही है। वो ये कह रही है केवल राशन मिलने से काम नहीं चलेगा, महंगाई काफी ज्यादा है, रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने कही है। इस पर सप्पल जी, आपने सुना होगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं चक साहब, उन्होंने ये कहा था कि जो सुरक्षा है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे बाद में आते हैं। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आप जो है इन सब बातों का बाद में फायदा उठा सकते हैं या बाद में बात कर सकते हैं। अखिलेश जी, बीजेपी एक लगातार माहौल तैयार करने की कोशिश में है कि इनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा और इसी पे चुनाव केंद्रित करें, जो कि जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। यही वो सरकार थी जिसमें लोग भूले नहीं है अभी कि सुबोध सिंह जैसे इंस्पेक्टर को भीड़ ने मार दिया और कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही वो सरकार है जहां गोरखपुर में मनीष गुप्ता पे पुलिस वाले होटल में बेमतलब में मार देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है आज तक, सिर्फ वो मामला लटक रहा है। आईपीएस महोबा के आज तक फरार हैं। महंत नरेंद्र गिरी के मर्डर में, या सुसाइड बोलिए उसको, जो अभी कथित सुसाइड है, उसमें आईजी का नाम आता है। लगातार पुलिस डिपार्टमेंट खुद हर जगह इन्वॉल्व नजर आता है। इसको अगर आप लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, केवल एक जाति की दबंगई को, जो कि सीएम की जाति है, उसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं बोलते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर गिनना है तो आप देखिए किडनैपिंग कितनी है। जब अखिलेश की सरकार थी तो 19,900 केस थे किडनैपिंग के, 18 में 21,000 हो गए।
और पिछले साल बावजूद कि लॉकडाउन था, कोरोना था, 12,900 केस यूपी के अंदर किडनैपिंग के थे। तो कौन से लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं? अगर आप दंगों की बात करते हैं तो दंगों के केस भी करीब 7,000 थे लास्ट ईयर। 7,000 बड़ा दंगा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि कोशिश करने के बाद जो लगातार भड़का रहे हैं उसके बाद भी देश की जनता, प्रदेश की जनता सपल जी, इस पर अनुभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनुभव जी वो कह रहे हैं कि आप जो तमाम रिकॉर्ड गिनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते हैं, एक एक करके उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया है, बताया कि किस तरह से इस दावे में भी कई सारे झोल हैं। यूपी की जो कानून व्यवस्था की स्थिति बताई जाती है कि सुधर गई पिछले 5 साल में, जमीनी हकीकत इससे जुदा है। अखिलेश जी, अगर आप भी अपने रिपोर्टर्स को गांव देहात में भेज के देख लेंगे और सवाल पूछवा लेंगे कि इस सरकार में आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि पिछली सरकारों में बेहतर सुरक्षित महसूस करते हैं, तो जवाब आपको मिल जाएगा। गाँव की जनता ये कह रही है, पिछली सरकारों में 5,000 रुपए भी लेके जब हम घर से निकलते थे तो हमें डर लगता था कि हमारे पैसे लुट ना जाएं। आज हम जितना भी पैसा लेके निकल गए हमें डर नहीं लगता। 2-4 केस जो आप गिनवा रहे हैं, जो घटनाओं का जिक्र सप्पल जी कर रहे हैं कि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, इनमें जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको संरक्षण मिला दिखता है, इनमें आपकी सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं। ये तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा ना कि मुख्तार अंसारी किस तरीके से पंजाब की जेल में सुरक्षित महसूस कर रहा था। उत्तर प्रदेश में आने से उसको डर लग रहा था और उसी मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने कैसे अपना वकील खड़ा करा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि अपराधियों को, बाहुबलियों को, सप्पल जी संक्षेप में अपनी बात कह दीजिए, फिर मुझे लखेड़ा जी के पास जाना है। कौन सी सरकारें करती रही? राजस्थान में किस तरीके से अपराध हो रहे हैं, किस तरीके से शेड्यूल कास्ट। अनुभव जी सप्पल जी को अपनी बात कर लेने दीजिए, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जी सप्पल जी। अनुभव जी, जो रिपोर्टर्स आप भेजने की बात कर रहे हैं, काश कि आपने अपनी पार्टी के लोगों को उन्नाव, हरदोई या लखीमपुर खेरी भेजा होता, आप समझ जाते कि लॉ एंड ऑर्डर से हमारा क्या मतलब है। बात जेलों की है। यूपी के अंदर आप जानते हैं हाल क्या है? आपके नारायण सिंह भदौरिया थे, कानपुर जेल ब्रेक में, आपने बीजेपी में ले लिया। उधम सिंह थे जो मेरठ में पिस्तौल लहराते हुए जेल से निकले थे, आपने उनकी वाइफ यूपी में ले लिया। अजय चौधरी थे मेरठ में, आपने अपनी जेल उसमें ले लिया है। तो सवाल ये है कि जेलों के अंदर आपके लोग जो पिस्तौल लहराते हुए वीडियोस आते रहे हैं वो बीजेपी के लोग बनते रहे हैं। तो आप इस बात को मत कीजिए। इस देश के देखिए, मैंने आपको टोका नहीं। मैं लखेड़ा चाहूंगा, लखेड़ा जी आपने दोनों की बात सुनी। जो बीजेपी के प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसी पर कई सारे सवाल उठते हैं इस दावे पर ही। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जो बेरोजगारी है और चाहे दूसरी महंगाई का मुद्दा हो, ये मुद्दे पीछे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर। आपको क्या लगता है कि वाकई यूपी में इस बार लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वोट दिया जा रहा है? नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर मैं बहुत ये कह सकता हूं कि अगर तुलनात्मक रूप में अखिलेश जी, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ये बता सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ होगा, गुंडे बदमाश बंद कर दिए होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि और भी गम है जिंदगी में मोहब्बत के सिवाय। आप ये बताइए कि जो समाज में जो उथल पुथल है, किसान आंदोलन है, जो बेरोजगारी है, भयावह बेरोजगारी है, मैं कहता हूँ घर घर में बेरोजगारी है, लिखे पढ़े नौजवान है, हर आदमी को आप मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में भर्ती नहीं कर सकते हैं, और जो स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं उसकी पोल पूरी तरह खुली है। ये जो पूरा कोविड हुआ और गंगा में जो लाशें बहाई गई हैं, तो ये पूरी कोविड की जो उसने पूरी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था, हमारी जो बुनियादी जो सहूलतें हैं, शहरों में, गांवों में, लोग शहरों में आते हैं, गांवों में अगर बीमार पड़ गए ऑक्सीजन की कमी से लोग शहरों की तरफ आए, शहर में शहर के लोग मर रहे थे, शहर में जो लोग थे उनको ही ये मैसर नहीं थी ये चीजें, सुविधाएं। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मुद्दा उठाया, जब दूसरे मुद्दे हावी हो गए, किसान के मुद्दे हावी हो गए और ये कोलिशन बन गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक कोलिशन बन गया, उनको लगा कि ये फॉर्मेडेबल अलायंस वेस्टर्न यूपी से मजबूत होता जाता, आगे बढ़ रहा है। तो तब इन्होंने समाजवादी पार्टी का, निश्चित रूप से उनके राज में कुछ घटनाएं हुई हैं, उनके राज में कानून व्यवस्था उस तरह से दुरुस्त नहीं थी जिस तरह से लोग याद करते हैं। माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से जो मुद्दा है वो चाहे आपका महंगाई का हो या फिर बेरोजगारी का हो, उससे ध्यान हटाने के लिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात बार बार कही जा रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कि शायद मतदाता खुलकर के अपनी बात कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और यह बात जरूर है कि जो ग्रामीण महिला मतदाताओं से बात हुई उसमें यह बात निकल करके सामने आई भी है। फिलहाल एक ब्रेक।